बूढ़े पिता का फैसला। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़े पिता का फैसला। बस बहुत हो गया, अब मुझे और सहन नहीं आता। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगा। नीतू, तुम्हारी बहू ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। केवल एक ही महीना तो हुआ है बच्चों के साथ उनके शहर आए हुए, लेकिन इस एक महीने में जी भर गया है। अरे गाँव में अच्छा भला गुजारा चल रहा था। साल भर से आगे पर सेकी हुई जली भुनी रूखी सूखी चाहे जैसी भी रोटी खाकर गुजारा हो ही रहा था ना। कम वक्त मेरी ही अकल पर पत्थर पड़ गए थे। जो सोच बेटा के बेटों के घर में बहू के हाथ में बने अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे, कम वक्त ये जेब की लालसा ही दगा दी गई। पता है नहीं तो अपना घर छोड़ने से पहले एक पल को तो मन में विचार भी आया था कि बहू तेज तर्रार है, किसी बड़े छोटे का लिहाज नहीं करती। अगर कभी कुछ उल्टा सीधा बोल देगी तो मैं कैसे सहन करूँगा। कहते कहते दमा के मरीज महेश जी को खांसी छिड़ गई और फिर कुछ संभल कर बोले, लेकिन नीतू शारीरिक सुख की लालसा के आगे आत्मसम्मान ने भी घुटने टेक दिए और बेटे के कहने मात्र से ही खुशी खुशी उनके साथ शहर आ गया, यह नरक से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए। पर अब मैंने फैसला ले लिया है नीतू, अब मैं किसी की एक नहीं सुनूंगा और तुम भी मुझे यहाँ रोकने के नहीं कहोगे। 72 वर्षीय महेश जी अपनी पत्नी की तस्वीर को देखते हुए बड़बड़ाए जा रहे थे। भरा पूरा परिवार होते हुए वो उनका अपना कोई नहीं था, इसलिए पत्नी की तस्वीर से बात करके अपने दिल का गुब्बार हल्का कर लिया करते थे। उन्हें लगता था जैसे वो उनकी बात सुन रही हो। दरअसल 1 वर्ष पहले तक महेश जी अपनी पत्नी नीतू के साथ अपने गांव में रहा करते थे और खेती बाड़ी किया करते थे। उनके 2 बेटे थे, दोनों ही बेटे शहर में रहा करते थे। 1 वर्ष पूर्व भी उनकी पत्नी नीतू जी का निधन हो गया था। पत्नी क्या गई, उनकी तो जैसे जिंदगी ही चली गई थी। बेटी बहू औपचारिकता निभाकर अपने अपने घर चले जाते थे। गांव में अकेले रहते थे तो केवल महेश जी, जिन्होंने 1 गिलास पानी भी कभी सुबह उठाकर नहीं पिया था, अब चूल्हे पर रोटियां सेकने लगे थे। आगे के धुएं से अक्सर उन्हें खांसी छिड़ जाती थी। जैसे तैसे पकाकर नमक और प्याज के साथ वो जली भुनी रोटियां निकल लिया करते थे। पर बेस्वाद खाना खाते खाते पत्नी के हाथों के बने खाने को याद करते लगते तो आंखें गीली हो जाती। अकेलापन इस कदर बढ़ गया था कि वो अपनी मर चुकी पत्नी की तस्वीर पर दम हाथ रखते ही थे और उसी से ही बात करने लगे थे। कुछ गांव के लोग उन्हें ऐसा देखकर उनका मजाक बनाते, जबकि पड़ोसी उनकी हालत को समझते थे। वे जानते थे कि यह पागलपन नहीं, अकेलापन है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। महेश जी की ऐसी हालत देखकर उनके पड़ोसियों ने उनके बड़ी बेटी को फ़ोन किया, उनकी मानसिक स्थिति के बारे में सोचना थे, उन्हें अपने साथ रखने को कहा। बूढ़े पिता को अपने पास रखने के लिए दोनों बहू हरगिज राजी नहीं थी, परंतु लोग लाज के डर से उनके दोनों बेटों ने उन्हें अपने साथ शहर ले आए। महेश जी भी स्वादिष्ट खाना खाने का अरमान लिए बेटों के साथ खुशी खुशी जलती है। दोनों बेटों ने अपने पिता को 1-1 महीने अपने पास रखने का तय कर लिया। पहले बड़ा बेटा उन्हें अपने घर ले गया। पोता पोती के साथ हंसते खेलते बोलते समय अच्छा गुजर जाया। ये सोचकर महेश जी के दिल में बड़े बेटे के घर जाने की उत्सुकता थी, लेकिन घर पहुंचने के बाद पता चला कि बड़े बेटे और बहू ने अपने दोनों बच्चों का दाखिला मुंबई की एक यूनिवर्सिटी में करा दिया है। अब वे दोनों वहीं रहकर पढ़ाई करते हैं। यह बात सुनकर महेश जी आश्चर्यचकित रह गए कि अब जमाना कितना बदल चुका है, लेकिन अभी शायद उन्हें एक सरप्राइज और मिलना बाकी था, और वो यह उनकी समधन यानी कि बहू की माँ भी उनके बेटे के घर में ही रहती थी। अपने समधन को अपने बेटे के घर में देखकर महेश जी कुछ असहज महसूस कर रहे थे। फिर जैसे तैसे मन को समझाते हुए वहाँ रहने लगे। बेटे के घर रहते हुए 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो ही रही थी, लेकिन वो अपनापन जिसके लिए वो तरस रहे थे वो दूर दूर तक नहीं था। बेटा बहू और बहू की माँ तीनों एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाते और महेश जी को उनके कमरे में ही दाल रोटी पहुंचा दी जाती थी, क्योंकि बेटे ने उन्हें कमरे से बाहर निकलने को मना किया था। बेटा बहू और बहू की माँ तीनों ही हंसते बोलते
कि खूब आवाज़ें आती, परंतु महर्षि जी को इस सब से दूर ही रखा जाता। यह सब देखकर मन ही मन पत्नी की बात करते हुए बड़बड़ाने लगते। नीतू, क्या तुमने कभी उल्टी गंगा बहती देखी? यहाँ देखो, खुद का बाप तो पल पल अकेलेपन को और अच्छा खाना खाने को तरस रहा है, और हमारा बेटा अपनी सास को बैठाकर बढ़िया पकवान खिला रहा है, उसके साथ हालचाल बांट रहा है, अपनापन जता रहा है। मैं कुछ मांगता हूँ तो यह लोग कहते कि इस उम्र में परहेज खाना चाहिए। बहू की माँ भी तो बूढ़ी है, क्या उसे यह सब खाकर बीमारियां नहीं हो गई? वह ईश्वर तेरी लीला अपरंपार है। कुछ दिन बीते तो अपने बेटे को कह दिया कि बेटा, यहाँ दिल नहीं लग रहा है, छोटी बेटी के घर छोड़ ही दे, कम से कम वहाँ बच्चों के साथ तो दिल लग ही जाएगा। पिता के कहने पे बेटे ने उन्हें छोटे बेटे के घर छोड़ दिया, लेकिन छोटी बहू तो 2 कदम और आगे निकले। ससुर जी को अपने घर में देखते ही उसने तुरंत अपनी जेठानी को फोन कर दिया। क्यों भाभी, हमारे बीच तो एक महीने का तय हुआ था ना, अभी तो 20 दिन ही बीते हैं। ऐसा भी क्या हो गया था जो आपने बाबूजी को 20 दिन में ही अपने घर से चलता कर दिया? दूसरी ओर जाने क्या जवाब आया तो छोटी बहू बोली, बड़ी ऐसी बात है तो हम भी इन्हें 20 दिन ही रखेंगे और 21वें दिन आपके घर भेज देंगे। कहते हुए छोटी बहू ने फोन पटक दिया। बड़ी बेटी बहू के घर में कम से कम एक कमरा तो उन्हें नसीब हो रहा था, जहाँ बैठकर वो आराम से अपनी फूटी किस्मत पे आंसू बहा सकते थे, लेकिन छोटी बहू के घर पर तो एक कमरा भी ना मिला सका। एक स्टोर रूम से ही महेश का बिस्तर लगा दिया गया और बच्चों को उनके पास न जाने की हिदायत दी गई। बच्चों को आते जाते देखने के लिए कभी वो आंगन में आकर बैठ भी जाते तो उन्हें दूर से ही देखते रहते, परंतु चाहकर भी उनसे बात न कर पाते, उन्हें कहानी न सुना पाते। बच्चे यहाँ वहाँ खेलते रहते, पर मजाल है जो कभी दादाजी से बात भी कर ले। उन्हें मालूम था कि अगर बात करते समय उनकी माँ ने उन्हें देख लिया तो कमरे में ले जाकर उनकी ऐसी पिटाई होगी कि नानी याद आ जाएगी। एक दिन सुबह उठकर बाहर चारपाई पर आकर बैठे तो आवाज़ सुनाई दी। छोटी बहू अपने पति से कह रही थी, सुनो तो, मेरे पास ये 500 का फटा पुराना नोट है, दूध वाला सब्जी वाला कोई भी लेने को तैयार नहीं है, आप इसे चला लेना, इसके बदले मुझे एक करारा नोट दे दो। आज मुझे सहेलियों के साथ पार्टी पर जाना है। महेश जी की आदत से मजबूर थे, कुछ गलत होते देखते तो टोक देते। बेटे के जाने के बाद उन्होंने बहू को समझाते हुए कहा कि बहू, बच्चे बहुत नटखट हो गए, सहेलियों के साथ घूमने फिरने की बजाय थोड़ा उन पर ध्यान दिया करो। यह बात तो जैसे छोटी बहू को कांटे की तरह चुभ गई और चिल्लाते हुए बोली, आपको क्या लगता है मैं सारा दिन आवारागर्दी करती हूँ? बाहर न जाऊँ तो क्या सारा दिन आपकी खांसी की आवाज़ सुनती रहो? और वैसे भी मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, आपको उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनते हुए महेश जी को लगा जैसे वो छोटी बहू न हो कोई ज्वालामुखी हो जो उन पर आग उगलते अंबारे बरस रही हो। उम्र का ही तकाजा है जो अच्छों को अपने समक्ष घुटने टेकने में मजबूर कर देती है। कभी ऐसा हुआ करता था जब मेरे सामने आवाज़ उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, और आज यह समय आ गया है कि मेरी बहुएं भी मेरी इज्जत उतार कर अपने पांव तले रौंद देती है। और नालायक बेटों को तो अपनी पत्नी की चाकरी के अलावा और कोई काम नहीं है। बूढ़ा पिता तो उनकी दुनिया में जैसे आता ही नहीं है। सोचते हुए बूढ़ी आंखों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जलालत भरे आंसू पीकर वो अपने बिस्तर पे आकर निढाल से लेट गए। फिर पत्नी की तस्वीर से कहने लगे, नीतू, मुझे क्यों न ले गई अपने साथ? क्यों मुझे इस उम्र में कष्ट सहने के लिए छोड़ दिया? जिन बच्चों को जीते जी सदा सुखी रहो जैसे आशीर्वाद देते, कभी थकते न थे, हम दोनों आज उन्हीं बच्चों के लिए मन से बददुआएं ही निकल रही हैं। नालायक या नामौरद जैसे शब्द मुंह तक आते आते रह जाते हैं। जिस औलाद को पाला पोसा, समाज में उठना बैठना सिखाया, आज वही औलाद कदर नहीं जानती। कभी गलती से किसी बात में सलाह दिए बैठता हूँ तो कहते, बाबूजी आप तो चुप ही रहिए, आप नहीं समझेंगे। सच कहूँ तो दिल करता है कि खींच के एक टमाटर जड़ दो, लेकिन चुप रहने में ही भलाई है, यह सोच कर अपने आप को रेख लेता हूँ। आज आप
अपना दिल छोटा मत कीजिए, बच्चे नादान हैं, लेकिन आप तो समझदारी दिखाइए। या तो सोचिए कि कम से कम आपको 2 वक्त की रोटी तो खिला रहे हैं ना। अब बेकार की बातें सोच सोच कर परेशान मत होइए। महेश जी को ऐसा लगा जैसे उनकी पत्नी परवा उन्हें समझा रही है। नहीं नीतू, मुझे भी अपने साथ ले चलो, कहते कहते महेश जी नींद में ही बड़बड़ाने लगे और अचानक उनकी आंख खुली गई। चारों ओर देखा लेकिन नीतू जी कहीं नहीं दिखी। अगले दिन सुबह उठे तो वो फैसला ले चुके थे कि अब अपने घर लौट जाना ही बेहतर होगा। अपने पुराने से बैग में अपने सारे कपड़े रख दिए और तैयार होकर बाहर आके बेटी ने उन्हें हैरानी भरी नज़रों से देखा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछता, महेश जी बोल उठे, बेटा मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, बेहतर होगा कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दे, आगे मैं खुद ही चला जाऊँगा। ससुर जी की आवाज़ सुनते छोटी बहू के चेहरे पे चमक आ गई और खुशी से बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि बाबूजी का यहाँ दिल नहीं लगेगा, मैं अपने गांव में ही ठीक है, आप जल्दी से इन्हें स्टेशन पे छोड़ आइए, फिर आपको ऑफिस में जाना है। ऐसा कहकर छोटी बहू अपने काम में मशगूल हो गई और पत्नी की आज्ञा का पालन करते हुए जब बेटा उन्हें स्टेशन छोड़ने आया तो अपनी जेब से 500 का नोट निकालते हुए बोला, बाबूजी ये पैसे रख लीजिए, रास्ते में काम आएंगे। महेश जी ने ध्यान से देखा तो वो वही फटा पुराना नोट था जिसे न तो दूध वाला लेने को तैयार था न ही सब्जी वाला। कभी महेश जी अपने बेटे के चेहरे को देखते तो कभी मैंने कुचैले और बीच से फटे उस नोट को। एक बार तो दिल में आया कि उस नोट को वापस बेटे के हाथ में थमाकर बोल दे कि इस नोट को अपने पास ही रखो, मैं तुम्हारी इस मेहरबानी के बिना भी अपने घर वापस जा सकता हूँ। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलते उनके बेटे ने कहा, ये क्या है ना बाबूजी, शहर में महंगाई ज़्यादा है और तनख्वाह कम, इसलिए इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा। तभी महेश जी अपनी खुशी की ज्वाला को मन ही मन दबाते हुए बोले, बेटा जब तुम दोनों का अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करवाया था तो मैं मुश्किल से 3000 महीना कमा पाता था। 1000 तो केवल तुम्हारी पढ़ाई पे ही खर्च होते थे। महंगाई उस समय भी बहुत थी जब अपने दोस्तों की देखा देखी तुम अच्छे अच्छे कपड़े और खिलौने डिमांड करती थी, लेकिन मैंने तुम्हारी फरमाइश से बराबर पूरी की थी। तुम एक चीज़ मांगते तो मैं 2 लाकर देता था। खैर वक्त वक्त की बात है। महेश जी बोलते जा रहे थे लेकिन उनका बेटा ट्रेन से नीचे उतर चुका था और ट्रेन धीमी गति से चलने लगी। गांव में अपने घर पहुंचे तो महेश जी को कुछ तंदुरुस्ती हुई। उन्होंने अपने साफे से पसीना पूछा और चारपाई पे पसर गए। आहा कितनी शांति है यहाँ, लेकिन फिर से वही अकेलापन और फिर से वही धुआं उगला आने की, परंतु फिर से बिना किसी की तो बातें सुने आराम से रोटी खाएंगे, इस बात का सुकून था उन्हें। कभी मन किया तो रोटी बना लेते, नहीं तो उदास हुए लेटे रहते थे। धीरे धीरे शरीर और अधिक ढलने लगा और तबीयत खराब रहने लगी। कभी कभार पड़ोसी मिलने आ जाते तो उन्हें दवाई वगैरह दे जाते थे। दमे की मरीज के कारण उनकी हालत और बिगड़ती तो कमजोरी के कारण रोटी बनाने से भी लाचार हो गए। वह भूखे चारपाई पे पड़े रहते। पड़ोसियों ने बेटों को फ़ोन लगाकर खबर भिजवा दी, लेकिन अपने ही परिवार में मस्त दोनों बेटों को पिता से मिलने आने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। भूखे रहने के कारण उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब तो गांव के रिश्तेदार और पड़ोसियों ने भी बेटे को फ़ोन करना बंद कर दिया, क्योंकि बेटे ने तो जैसे ठान लिया था कि केवल अपने पिता के अंतिम दर्शन करने ही आएंगे। एक दिन उनकी हालत इतनी बिगड़ गई, महेश जी ने बिस्तर पकड़ लिया। वो उठ बैठने और बोलने से भी लाचार हो गए। पड़ोसियों ने उनके बेटे को फिर से फ़ोन किया और खबर दी कि उनके पिता की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। यदि वे आखिरी बार उनसे मिलना चाहते तो जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंच जाए। इतना सुनकर दोनों बहुओं के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो अब रोज़ उसकी झंझट से यहाँ हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। नहीं तो आए दिन कभी बुखार तो कभी खांसी, कभी यहाँ दर्द तो कभी वहाँ दर्द। अपनी ज़िंदगी में हम इतने व्यस्त थे, कौन सेवा करे चारपाई पे पड़े बूढ़े बाप के बेटों के साथ। दोनों बहुएं परी चहकती हुई गांव में पहुंची और घर के अंदर आते ही दोनों के चेहरे पे एकाएक शोर और संतान व्याप्त हो गया। दोनों की दोनों ऐसे फूट फूट के रोते हुए अपने आंखों को भी रोने लगी जैसे उनकी दुनिया ही लुट गई हो। हालांकि आस पड़ोस के सारे लोग जानते थे कि जिस बूढ़े ससुर को देवता मानने का दिखावा करते हुए
वो दोनों दहाड़ी मार मार कर रो रहे हैं। उस ससुर को 2 वक्त की इज्जत की रोटी भी कभी इन दोनों से ना खिलाई गई होगी। 1.5-2 घंटे रोने का दिखावा करके जब भूख लगी तो अपने साथ लाए तरह तरह के खाने की वस्तुएं, चिप्स, सैंडविच और आइसक्रीम का लुत्फ उठाने के लिए कमरे के भीतर चली जाती है। महज से चारपाई पे निढाल पड़े हुए थे। हालांकि वो उठ या बोल तो नहीं पा रहे थे, परंतु सब कुछ देख और समझ रहे थे। आज वे वृद्ध अवस्था की पीड़ा को बड़ी गहराई से महसूस कर पा रहे थे कि किस तरह उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर इंसान की स्थिति सड़क के किनारे पड़े कचरे की तरह अस्तित्व विहीन हो जाती है। खून के रिश्ते भी एकाएक पराई हो जाती हैं। बीमार पड़े महेश जी को देखने के लिए रिश्तेदार और पड़ोसी सुबह से आए जा रहे थे। जैसे ही कोई घर के अंदर आता तो बेटे बहू मुँह लटका लेते। बड़ा बेटा बोलता, क्या बताए, अंतिम समय ही ज़्यादा सेवा न ही करवाए तो ही अच्छा है, वरना हम भी कहाँ नौकरी से इतना समय निकाल पाते हैं। भैया, मैं तो कहता हूँ कि बाबूजी को ज़मीन पर लिटा देते हैं, न जाने कब बुलावा आ जाए। छोटा बेटा बोला। तभी दोनों बहुएं दहाड़े मार मार के ऐसे रोने लगे जैसे उनके ससुर जी सच में भगवान को प्यारे हो गए हो। महेश जी बड़े इत्मीनान से बहुओं का यह नाटक देख रहे थे। बूढ़े पिता को ज़मीन पर लिटाया गया तो जैसे पूरा गाँव ही इकट्ठा हो गया। बड़ी बहू बाबूजी की टांगें दबाती तो छोटी बहू वाही लूटने के लिए गीत पाठ करने बैठ गई। दोनों बेटों ने पिता के लिए कफन का कपड़ा और लकड़ी की चिता भी मंगवानी थी, लेकिन महेश जी तस से मस लेटे हुए थे। शाम हुई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। दोनों बेटी और बहुएं जो अभी तक अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे, सब लोगों के साथ ही अपनी असलियत भी उतर आए। छोटी बहू अपने जेठानी से बोली, न जाने कब मुक्ति मिलेगी बाबूजी को। बाबूजी को मुक्ति मिले तो हम बंटवारा करके अपने घर चलते बने। लेकिन भाभी, मैं आपको बता देती हूँ कि माँ जी का बड़ा वाला हार तो मैं ही रखूँगी। मुझे तो वो बहुत पसंद था। कब से इंतज़ार कर रही थी उस हार को पहनने का मौका कब मिलेगा। आखिर वो घड़ी आ ही गई। फिर बड़ी बहू बोली, अगर हार तुम रहोगे तो माँ जी के भारी वाले कंगन मेरे हुए, उन्हें बेचकर मैं अपने लिए नए डिजाइन के कंगन बनवाऊंगी। दुकान पे डिजाइन भी पसंद कर रखा है। बहू की बातें सुनकर महेश जी अंदर तक आहट हो रहे थे। उनका दिल तो हुआ कि चीख चक कर पूरे गांव को अपनी बेटी बहू की असलियत बता दे, लेकिन शरीर में जान ही कहाँ थी कि कुछ भी बोल पाए। पिता के पास बैठे बेटे और बहुएं आपस में विचार विमर्श करने लगे। बड़ा बेटा छोटे से बोला, बहुत समय से हमारे घर में कोई समारोह नहीं हुआ, लेकिन इस बार हम गांव वालों को दिखा देंगे कि हम किसी से कम नहीं हैं। बाबूजी के तेरहवें में खाने की एक से एक चीज़ रखी जाएगी। छोले भटूरे, पूरी भाजी और पनीर की सब्जी के साथ साथ मीठे में मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन और रसमलाई भी रखेंगे। रसमलाई तो बाबूजी को बेहद पसंद थी। खाने की इतनी चीज़ों का नाम सुनते ही महेश जी के मुँह में पानी आने लगा। सोचने लगे कि मेरी 13वीं भी मेरे जीते जी ही क्यों कर दी इन लोगों ने। मैं भी पेट भर कर खा लेता और जीते जी मेरी आत्मा को अंदर तक संतुष्टि मिल जाती। वर्षों से इन पकवानों के स्वाद के लिए वो तरस चुके थे। उस स्वाद को याद करते ही उनके मुंह से लार बहने लगी। यह देखकर छोटी बहू खुशी से बोली, देखिए तो अब तो बाबूजी के मुंह से लार भी बहने लगा है। और बड़े बहू कहते हैं, अब लार निकले तो समझो अंतिम समय आ चुका है। बड़े बेसब्री से महेश जी की मृत्यु का इंतजार किया जाने लगा, लेकिन 3 दिन बीत गए। अब तो दोनों बेटे बहू उपास लगाने लगे कि आखिर बाबूजी की आत्मा अंदर से क्यों फंसी है। हम सब लोग तो यही हैं, फिर किसी मिलने की इच्छा है बाबूजी को, जो प्राण त्यागने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तभी गांव के एक बड़े बुजुर्ग, जिन्हें पूरा गांव मानता था, महेश जी का पता करने के लिए उनके घर आए। तो बेटे बोला, चाचा समझ नहीं आ रहा कि बाबूजी की जान कहाँ अटकी है। फिर वो बुजुर्ग बोले, बेटा कभी कभी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाने से भी जान नहीं निकलती। तुम एक काम करो, अपने पिता की पसंद के खाने की चीज़ मंगवाओ और उन्हें खिलाओ, हो सकता है वही खाने की ख्वाहिश मन में रह गई हो। बहू ने फटाफट से रसोई घर में जाकर बाबूजी के लिए देसी घी में सूजी का हलवा बना दिया। देसी हलवा लाकर उनके पास रखा तो हलवे की खुशबू से उनका रोम रोम
खिल उठा। बड़े बेटे ने एक चम्मच से थोड़ा सा हलवा मुंह में डाला तो महेश जी बड़ी खुशी से खाने लगे और देखते ही देखते पूरा कटोरा खाली हो गया। लेकिन ससुर जी की मृत्यु की प्रतीक्षा करती बहू के धैर्य की सीमा अब समाप्त होने लगी थी। छोटी बहू बोली, मैं तो अपना सामान पैक कर रही हूँ, अब हम और ज़्यादा यहाँ नहीं रह सकते। हम इतने निठल्ले थोड़ी ना है कि किसी की मृत्यु के इंतज़ार में अपना वक्त गंवाते रहे। तभी बड़ी बहू गुस्से में उगलते हुए बोली, हाँ, हम तो जैसे कोई काम काज करते ही नहीं। बाबूजी का ठेका तो हमने ले रखा है ना, पूरे 20 दिन सेवा की थी हम लोगों ने बाबूजी के, तुमने तो एक हफ्ता भी न संभाले गए थे। देवरानी जेठानी में जबरदस्त बहस छिड़ गई। बहू के साथ बेटे भी लड़ाई में कूद पड़े। फिर तो ऐसा झगड़ा हुआ कि पूरे गांव ने तमाशा देखा। कुछ लोगों ने आकर समझाया भी कि पिता मृत्यु सन्ने पे पड़े हैं, तो इस समय ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। लेकिन उन लोगों को कहाँ परवाह थी, बिना किसी लाज शर्म के उन्होंने झगड़ा जारी रखा। वहीं थोड़ा भोजन पेट में गया तो महेश जी के शरीर में भी कुछ जान वापस आ गई। उनका शरीर कुछ हरकत में आ गया और थोड़ी सी बोलने की ताकत भी आ गई। यह देखकर तो बेटी बहुओं के होश उड़ गए। परेशान होकर वो सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। खैर, जैसे तैसे रात बीती और सुबह ही तो बड़े बेटे ने पिता को भी दूध के साथ 2 ब्रेड खिला दिए। चाय नाश्ता करके वो सब अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए। फिर गांव के बड़े बुजुर्गों ने समझाया कि अब उनके पिता भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, उनकी सेवा करना बेटों का कर्तव्य है, इसलिए उन्हें अपने साथ ही ले जाए। छोटी बहू अपने पति को एक कोने में ले गई और नाक भौं से कराते हुए बोली, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, आप बाबूजी को अपने साथ रखने के लिए हरगिज तैयार मत होना। वो तो बिस्तर में पड़े हैं और मुझसे उनकी गंदगी न उठाई जाएगी। बड़ी बहू ने भी धीमे से अपनी पति के कान में कहा, कोई ज़रूरत नहीं बिना मतलब आफत मौत लेने की। जब बूढ़े पिता को अपने साथ ले जाने में दोनों बेटे आनाकानी करने लगे तो यह सब देखकर महेश जी की आंखें चिलचिला उठी। हाथ जोड़कर अपने बेटे और बहू से बोले, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मैं यहाँ कैसे रहूँगा, या मैं खुद ही देख लूँगा। पिता कितना ने की देर थी, वो सब तुरंत अपना सामान चुपचाप उठाकर निकलने लगे बने और आखिरकार 5 दिन से चलते आ रहे बेटे बहुओं के नाटक का अंत हुआ। 1-2 दिन और बीते तो महेश जी की हालत कुछ और सुधरी, लेकिन अब वो गंभीर सोच में डूबे हुए थे। बार बार अपनी पत्नी नीतू की तस्वीर से ही पूछने लगे कि यह हमारी औलाद लानत है, ऐसे संतान पे ही बेटे जिनकी ख्वाहिश पूरी करने में मैं कभी पीछे नहीं हटा। आखिर बेटों की परवरिश में हमने कहाँ कमी छोड़ दी थी। बच्चों के लिए वर्षों की तपस्या में खुद को झोंक दिया था, लेकिन अपनी कठिन परिस्थितियों को बच्चों को पाल भर भी आवाज़ नहीं होने दिया था। आज उन्हीं बच्चों को मुझसे छुटकारा पाने की इतनी जल्दी थी कि मेरे जीते जी घर पे सफ़ेद कफन और चिता मंगवा कर रख दी और मेरे मरने की राह देखने लगे। मुझे अनाथ करके जाने में आज उन्होंने एक पल भी देरी नहीं की। अपने ही संतान ने वृद्धापन पे मेरे स्वाभिमान को इतना आहट किया कि मैं जीते जी स्वयं को मृत महसूस कर रहा हूँ। आत्म मंथन करते करते आज उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सरपंच को बुलाया और अपना फैसला बताते हुए उन्हें अगले कदम के बारे में बताया। ऐसा फैसला लेने से पहले एक बार फिर सोच लो, महेश जी, सरपंच ने कहा। तो महेश जी बोले, अपनी ही औलाद की अपेक्षा ने मुझे अंदर तक इस कदर तोड़ दिया है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। महेश जी ने अगले 2 दिनों में अपने फैसलों को वैवाहिक रूप दे दिया और उसके बाद भरी आंखें लिए वृद्ध आश्रम में रहने चले गए। करीब 6 महीने बीत गए और एक दिन गांव के सरपंच ने दोनों बेटों को फ़ोन किया और बताया कि उनके पिता परलोक सिधार गए हैं। पिता के घर, जमीन और जायदाद के बंटवारे में दोनों बेटों के हिस्से में क्या क्या आएगा, इस बात का फैसला दोनों ने पहले ही आपस में कर लिया था। बंटवारे की पूरी तैयारी के साथ दोनों बेटे गांव पहुंचे। आंसू बहाते हुए पिता के शरीर को मुखाग्नि दी और जब घर पहुंचे तो पड़ोसी रेस्टोरेंट के जाने के इंतजार किए बिना दोनों बेटे और बहुओं ने नजर चुराकर पिता के कमरे का दरवाज़ा खोला। उस समय चारों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। दोनों बेटियों को नोटों के बंडल अपने आगे पीछे नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। वो तो वही दोनों बहुओं की आंखों में माँ जी के कहने पर नजर
डाल के वही बेताब हो रही थी। पिताजी की अलमारी खोलकर उसमें से वो दोनों संदूक निकाले जिसमें माँ के गहने और घर के और खेतों के कागजात रखे जाते थे। वहाँ यहाँ ताका झांकी के तो संदूक की चाबियाँ भी मिल गई। बड़ी खुशी से बड़ी बहू ने पहला संदूक खोला तो देखते ही सबके चेहरे पे निराशा के भाव आ गए। अरे, इस संदूक में तो माँ के गहने होने चाहिए थे, पर यहाँ तो देखो, इसमें तो आप लोगों के बचपन की तस्वीरें पड़ी हैं और यह का छोटे बच्चों के खिलौने। यह सब चीज़ें कोई भी संदूक में रखता है क्या? तभी बड़ा बेटा बोला, हम बचपन में इन्हीं खिलौनों से खेला करते थे। कितनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी थी इन खिलौनों के साथ हमारी, इसलिए माँ ने इन्हें सहज के रख दिया होगा। दोनों बहू भी एक ही बार सामान निकाल कर फेंके जा रही थी। बहुत सी चीज़ें निकाली, लेकिन जिस चीज़ को वह ढूंढ रहे थे वह नहीं मिली। फिर बड़ी आस के साथ उन्होंने दूसरे संदूक का ताला खोला। संदूक में सबसे ऊपर एक थैला रखा था जिसमें कुछ पैसे रखे हुए थे। वह चारों लालची नजरों से उस थैले में देखने लगे। पैसे निकाल कर गिने तो पूरे 50,000 थे। उसी के साथ एक और लिफाफा रखा था जिसमें 500 का फटा पुराना सा नोट था। और देखो क्या रखा है संदूक में, छोटी बहू बोली तो छोटी बेटी ने सारा सामान निकाल दिया, लेकिन उसमें उनके बचपन के छोटे छोटे कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं मिला। अरे, यह कागज़ तो हमने पढ़ा ही नहीं, ज़रूर इसमें बाबूजी के बैंक अकाउंट या उनकी संपत्ति के बारे में कोई जानकारी होगी। बड़ी बहू बोली तो बड़ी बेटी ने वो पत्र पढ़ना शुरू किया। लिखा था, इतनी बेसब्री से क्या ढूंढ रही हो बेटा? तुम्हारी माँ के गहने और मेरी संपत्ति। अरे बेटा, हम दोनों की अनमोल दौलत तो तुम्हारे बचपन की यादें ही थी जिन्हें हमने बड़े सहज कर रखा था, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी में क्या मस्त हुए कि अपने माँ बाप को ही भूल गए। शांति हो, किसी इंसान के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? अपनों के होते हुए भी किसी अपने का पास में न होना। और बेटा, उस समय दुनिया की कोई दौलत या संपत्ति काम नहीं आती। तुम्हारा बाप अपने अंतिम समय में हर पल अपने बच्चों के साथ को तड़पता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन तुम्हें वो आंसू नजर नहीं आए। दो बेटों के होते हुए भी अपना अंतिम समय में वृद्ध आश्रम में गुजारा। इससे बड़ी लानत की बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है? मैंने अपने खेत की ज़मीन की या घर की बाकी की संपत्ति इस वृद्ध आश्रम को दान करती है जहाँ अंतिम समय में मुझे शरण मिली। और हाँ, जो 500 के नोट मेरे संदूक में मिले हैं वो मेरे अंतिम संस्कार का खर्च है, क्योंकि मरने के बाद भी मैं तुम पर बोझ बनना नहीं चाहता हूँ। और इसी के साथ लिफाफे में जो 500 का नोट रखा है वो मेरे छोटे बेटे के लिए है। बेटा, ये वही नोट है जो तुमने दूध वाला लेने को तैयार नहीं था और ना ही सब्जी वाला, और मेरे गांव आने से पहले तुमने यह फटा पुराना नोट मेरे हाथ में थमाकर अपने कर्तव्य की लेस कर ली। भगवान से दुआ करता हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसे दिन तुम लोगों को कभी न देखने पड़े, लेकिन कुदरत का वसूल है, जो हम किसी को देते हैं वो हमारे पास लौट कर वापस ज़रूर आता है। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरे बेटे की आवाज़ कांपने लगी और छोटा बेटा फूट फूट के रोने लगा और दोनों बहुएं अपना अपना सिर पकड़ के ज़मीन पर धम से बैठ गई। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो महेश जी ने अपने बेटे बहू के साथ किया वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।